Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding ARDS, that is acute respiratory distress syndrome. So as the name suggests, this is acute respiratory distress. मतलब जो respiratory distress होगा, like हमारा tachypnea हो गया, shortness of breath, that will be acute होगा. And this is syndrome इसकी multiple sign, multiple changes in the body आपको देखने को मिलेगा. सो बेसिकली ARDS में क्या होता है, ARDS में बेसिकली क्या होता है, दिस इज आर एल्वियोलाई हमारा हो गया, ठीक है ना, एंड यहाँ पे हमारे कैपिलरीज हो गए. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो एल्वियोलाई है ना, बेसिकली एल्वियोलाई में क्या फील्ड होता है, एयर फील्ड होता है, राइट. बट यहाँ पे इन ARDS में क्या फील्ड है, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ एयर यहाँ पे क्या फील्ड है, यहाँ पे फ्लूइड फील्ड हो गया है इन द एल्वियोलाई में. सो आप खुद ही सोचो, एल्वियोलाई में हमारा फ्लूइड फील्ड हो गया है. सो जो ब्लड आएगा, सो वहाँ पे प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ब्लड का, है ना, क्योंकि एल्वियोलाई में अगर एयर होता तो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज होता, क्योंकि हमारे लंग्स का काम ही क्या होता है कि गैस को एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को देना, CO2 को लेना एंड बाहर करना. बट जो ब्लड आया फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए, बट जो हमारा एल्वियोलाई है वहाँ पे क्या है, फ्लूइड है, एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है. सो प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं होगा. प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा, हाइपोक्सीमिया होगा, मतलब कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना. एंड उसके अलावा उसकी वजह से आपको लाइक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना. सो ARDS बेसिकली क्या है, आपको मैंने पल्मोनरी एडिमा पढ़ाया था, राइट. पल्मोनरी एडिमा पढ़ाया था एंड मैंने बताया था कि पल्मोनरी एडिमा के एक हमारा कार्डियोजेनिक कॉज होता है, एक हमारा नॉन कार्डियोजेनिक कॉज होता है. सो कार्डियोजेनिक कॉज बिकॉज ऑफ द कार्डियक में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा. एंड पल्मोनरी एडिमा में भी क्या था कि जो हमारा एल्वियोलाई है ना, उसमें फ्लूइड फिल्ड हो गया है. ARDS भी वही है कि जो एल्वियोलाई है उसमें फ्लूइड फिल्ड हो गया है, एंड सेम पल्मोनरी एडिमा इज आल्सो द सेम थिंग, ठीक है ना. बट ARDS इज द नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, ठीक है ना. ARDS क्या है, नॉन कार्डियोजेनिक है, ठीक है ना. पल्मोनरी एडिमा जो है वो कार्डियोजेनिक भी हो सकता है, नॉन कार्डियोजेनिक भी हो सकता है. कार्डियोजेनिक मतलब कि कार्डियक में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में हो गया, है ना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में हो गया. सो बिकॉज ऑफ दैट आपको कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा. बट ARDS मतलब कि जो डायरेक्टली जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, लंग्स में है. एंड बिकॉज ऑफ दैट लंग्स में डायरेक्टली प्रॉब्लम है, उसकी वजह से एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो गया है, एंड दैट इज नोन एज ARDS, ठीक है ना. सो ARDS क्या है, दैट इज द नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर लंग्स क्या हो जाता है, लंग्स सडनली बिकम्स वेरी इन्फ्लेम्ड एंड फिल्ड विथ फ्लूइड. क्योंकि एल्वियोलाई में क्या हो गया है, फ्लूइड फिल्ड हो गया. कैसे हुआ है, क्यों हुआ, हम आगे पढ़ेंगे. सो एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा लंग्स है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, फिल्ड विथ फ्लूइड हो जाएगा, एंड मेकिंग इट वेरी हार्ड टू ब्रेथ, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तो वो क्या हो गया है, उसमें फ्लूइड फिल्ड हो गया, इन्फ्लेम्ड हो गया. सो प्रॉपर जो लंग्स की जो कॉम्प्लाइंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, एंड प्लस जो ब्लड आएगा फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए तो प्रॉपर गैस भी एक्सचेंज नहीं होगा, है ना. सो मेकिंग इट वेरी हार्ड टू ब्रेथ एंड डिफिकल्ट फॉर ऑक्सीजन टू एंटर द ब्लड, है ना. सो हाइपोक्सीमिया होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ठीक है ना. सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि लाइक ARDS जो हम डेफिनेशन जो प्रॉपर बुकिस लैंग्वेज में जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, सो क्या है, दैट इज द दिस क्लिनिकल सिंड्रोम इज this ARDS clinical syndrome is characterized by, because this is syndrome, है ना. सो मल्टीपल साइन होगा, मल्टीपल चेंजेस बॉडी में आपको एक साथ देखने को मिलेगा, ठीक है ना. सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस. इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो आगे हम पढ़ेंगे वो क्या होता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस. सो सीवियर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कॉजिंग डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग क्या हो रहा है, फर्स्ट थिंग हो रहा है कि जो हमारा एल्वियोलाई है, जो हमारा एल्वियोलाई है उसकी जो मेम्ब्रेन है एल्वियोलाई क्या हो रही है, डैमेज हो रही है. एल्वियोलर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डैमेज हो रहा है. सो डिफ्यूज alveolar damage that results in sudden progressive pulmonary edema. क्यों, क्योंकि alveolar डैमेज हो रहा है. सो कैपिलरीज से जो हमारा फ्लूइड है वो अंदर एंटर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, ठीक है ना. सो दिस इज द डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज दैट रिजल्ट्स इन सडन प्रोग्रेसिव पल्मोनरी एडिमा होगा, ठीक है ना. एंड इंक्रीजिंग द बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट ऑफ चेस्ट एक्सरे. जब आप चेस्ट एक्सरे में देखोगे तो आपको बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट दिखेगा. क्यों, क्योंकि लंग्स में पानी भर गया है, ठीक है. प्लस और क्या होगा, हाइपोक्सीमिया होगा. क्यों, क्योंकि प्रॉपर गैस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है. सो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है
तो लेट सपोज ब्लड आ भी जो रहा है उसमें प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। सो ब्लड में जो ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा, क्योंकि जो ब्लड हमारे लंग्स का काम क्या होता है कि जो ब्लड आएगा उसको ऑक्सीजनेट करेगा, एंड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, एंड देन थ्रू आउट ऑल ओवर द बॉडी में जाएगा। बट यहाँ पे हमारा वो काम कौन करता है? एल्वेलाई करता है। सो एल्वेलाई में प्रॉब्लम हो रखा है, सो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सो हाइपोक्सीमिया होगा, एंड अब्सेंस ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब्सेंस ऑफ एलिवेटेड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये तो हमारा कार्डियोजेनिक प्रॉब्लम हो गया ना, कि जो पल्मोनरी एडिमा हुआ है, जो एल्वेलाई में जो फ्लूइड फिल्ड हुआ है वो बिकॉज ऑफ हमारा कार्डियोजेनिक प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। लेफ्ट एट्रियल में प्रेशर इंक्रीज हो गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हुआ है ना। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, अगर आपने मेरी हार्ट फेलियर वाली क्लास ली होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, या फिर आपने पल्मोनरी एडिमा पढ़ा होगा तो भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। सो अगर एलिवेटेड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर अगर नहीं होगा, अब्सेंस होगा, इट मीन्स कि जो कॉज है वो क्या है? दैट इज द ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से यहाँ पे एल्वेलाई में पानी भरा है, फ्लूइड फिल्ड हुआ है, ठीक है ना। सो दिस क्लिनिकल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कॉजिंग डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज, जिसकी वजह से आपको प्रोग्रेसिव पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, इंक्रीजिंग बाइलेटरल इन्फ्लेट ऑन द चेस्ट एक्सरे, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग हाइपोक्सीमिया होगा, एंड फोर्थ थिंग की जो एलिवेटेड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर वो नहीं होगा, अब्सेंस होगा। अगर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा इट मीन्स कि वो कार्डियक प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ARDS में बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है? लंग्स में प्रॉब्लम हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट एल्वेलाई में पानी भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड हुआ है, ठीक है ना। सो ये बेसिकली हमने बोला फ्लूइड फिल्ड हो गया एल्वेलाई में, एल्वेलाई को डैमेज हुआ एंड उसमें फ्लूइड फिल्ड हो गया। सो वो कैसे फ्लूइड फिल्ड हुआ? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो कॉजेटिव क्या है, वो क्या कॉज है, वो क्या ट्रिगर्स है जिसकी वजह से एल्वेलाई में एयर की जगह पानी भर गया है। सो देखो बेसिकली क्या हुआ, एक तो डायरेक्ट कॉज हो सकता है, मतलब वो डायरेक्टली इंजरी हुई है लंग्स को, एंड कुछ जो है वो इनडायरेक्ट कॉज होते हैं कि इनडायरेक्ट वे में भी वो क्या करेगा, बेसिकली एल्वियोलर को डैमेज ही करेगा। सो बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? या तो निमोनिया हो गया, मतलब कि निमोनिया मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ऐसे निमोनिया लाइक कि अगर इन्फेक्शन हो गया हमारे लंग्स को, है ना। सो इन्फेक्शन हो गया, या फिर एस्पिरेट हो गया, जो भी हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट में जो भी कुछ है कुछ एस्पिरेट होकर लंग्स में आ गया है, सो निमोनिया हो गया, या फिर एस्पिरेशन हो गया, या फिर कुछ टॉक्सिक गैस का इनहेलेशन हो गया, स्मोक, कुछ केमिकल का इनहेलेशन हो गया, है ना। या फिर पल्मोनरी कंट्यूजन हो रखी है, डायरेक्टली लंग्स में कुछ इंजरी हुई है, या फिर नियर ड्रोनिंग। बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर क्या होगा, बेसिकली एल्वियोलर डैमेज होगा। जो एल्वियोलर है वो क्या होगा? डैमेज होगा। अब एल्वियोली में डैमेज होगा तो आप सबको पता है, जैसे हमारी बॉडी में कहीं पे भी डैमेज होता है हमारा जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। सो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे कैपिलरीज है, यहाँ पे जो कैपिलरीज है उसकी जो परमिएबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि एल्वियोलर डैमेज हुआ है। एल्वियोलर डैमेज हुआ है मतलब कि इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी में, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे मेडिएटर्स, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कैपिलरीज की जो परमिएबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब आप खुद सोचो कि जैसे ही कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? फ्लूइड का लीकेज होगा, लीक होके वो कहाँ जाएंगे? हमारे एल्वियोली में इकट्ठा हो जाएंगे। जो फ्लूइड है वो कहाँ आके इकट्ठा हो जाएंगे? हमारे एल्वियोलाई में इकट्ठा हो जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होगा तो क्या होगा? सबसे पहले कि यहाँ पे फ्लूइड का इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। सो एंड सेकंड थिंग क्या होगा कि अंदर जो सर्फेक्टेंट था, है ना, अंदर, क्योंकि बेसिकली टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल, टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल, उसका भी डैमेज होगा, है ना। सो अंदर जो हमारा सर्फेक्टेंट था वो भी कम होगा। सर्फेक्टेंट कम हो जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा? एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स भी हो जाएगी, है ना। पहली बात तो उसमें फ्लूइड फिल्ड हो गया, ऐसे ही वो गैस प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो रही है, एंड थोड़ा बहुत अगर होते भी तो वो क्या हुआ? सर्फेक्टेड, क्योंकि फ्लूइड अंदर गया, सर्फेक्टेंट वहां से वॉश आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एल्वियोलाई क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है ना। सो एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी एंड जिसकी वजह से क्या होगा? सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज द कॉज। कुछ इनडायरेक्ट कॉज क्या है, जैसे कि सेप्सिस हो गया, अगेन द सेम थिंग, सेप्सिस है मतलब बॉडी में इन्फेक्शन है, सो अगेन द सेम थिंग होगा, एल्वियोलर डैमेज होगा, है ना, डैमेज होगा, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब सेम थिंग होगा, है ना, बट कॉज अलग अलग है। या फिर कोई ट्रॉमा हो गया है, जैसे कि बोन फ्रैक्चर हो गया, या फिर फ्लेल चेस्ट हो गया, हेड इंजरी हो गई, बर्न्स हो गया, है ना, ये सारे कॉज हो गया। या फिर पेनक्रियाटाइटिस हो गया, पेनक्रियाटाइटिस भी क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज। सो लाइक बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होंगे लाइक ट्रिप्सिन एंड ऑल, जिसकी वजह से अगेन इन्फ्लेमेशन होगा, अगेन
इन्फ्लेमेशन होगा एंड उसकी वजह से अगेन क्या होगा, हमारा एल्वियोलर डैमेज होगा एंड अगेन क्या होगा, जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड फ्लूइड का लीकेज हो जाएगा, सर्फेक्टेंट वॉश आउट होगा एंड अगेन द सेम थिंग, ठीक है। उसके अलावा हमारा मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑल्सो लीड टू एक्यूट लंग इंजरी, है ना, मतलब कि ARDS कॉज करता है। सो लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, बहुत सारा ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है, तो ऑफकोर्स जो डोनर्स का ब्लड है उसमें भी एंटीबॉडीज होगा और रेसिपिएंट्स के जो भी न्यूट्रोफिल्स है ना, रिएक्शन होगा। सो वो लाइक न्यूट्रोफिल्स एकदम मैसिव अमाउंट में लंग्स में एंटर होगा, इंजरी होगी, अगेन क्या होगा, एल्वियोलर डैमेज होगा। सो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि या तो डायरेक्ट कॉज हो या फिर इनडायरेक्ट कॉज हो, बेसिकली हो क्या रहा है, देयर इज डैमेज टू द एल्वियोलर, है ना, एल्वियोलर डैमेज हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है। जैसे ही कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फ्लूइड का लीकेज होगा इनटू द एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई में पानी भर जाएगा, फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। सो एंड सर्फेक्टेंट क्या होगा, वॉश आउट होगा, सो कोलैप्स भी हो जाएगा एंड एल्वियोलाई में क्या हो गया, फ्लूइड फिल्ड हो गया। सो बेसिकली यही होगा एंड द कॉज इज, आपको डायरेक्ट कॉज पता चल गया और इनडायरेक्ट कॉज पता चल गया। देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब डायरेक्टली MCQ आ सकता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो मोस्ट कॉमन डेथ होता है वो बिकॉज ऑफ ट्रॉमा रिलेटेड टू एक्यूट लंग इंजरी। आपने ट्राली सुना होगा, है ना, ट्रॉमा रिलेटेड टू एक्यूट लंग इंजरी इज द लाइक जो इट इज मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दैट इज मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना। सो ट्राली याद रखना आपको, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ट्राली, ट्रॉमा रिलेटेड टू एक्यूट लंग इंजरी हुआ है बिकॉज ऑफ लाइक डोनर्स का एंटीबॉडीज एंड रेसिपिएंट्स का न्यूट्रोफिल्स, है ना, उसकी वजह से वो लाइक लंग्स में इंजरी होगी, एल्वियोलर डैमेज होगा, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सारा फैक्टर्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो अगर मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी बताऊं, पैथोफिजियोलॉजी अगर आप समझ जाओगे तो आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो पैथोफिजियोलॉजी में ऑफ कोर्स ट्रिगर्स आया, ट्रिगर्स में कुछ भी हो सकता है, लाइक न्यूमोनिया हो गया, एस्पिरेशन हो गया, कुछ टॉक्सिक गैस इनहेलेशन कर लिया या फिर कुछ इंजरी हुई है, सेप्सिस हुआ है, एनी ट्रिगर्स हुआ, कुछ भी ट्रिगर्स होगा तो क्या हुआ, इस ट्रिगर्स की वजह से क्या हुआ, एल्वियोलर जो एल्वियोलर कैपिलरी क्या हुई है, डैमेज हुई है, मतलब बेसिकली लंग में इंजरी हुई है ना, एल्वियोलर कैपिलरी क्या हुआ है, डैमेज हुआ है ना, मतलब कि एक्यूट लंग इंजरी देखने को मिला है। अब जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर इंजरी होगा, लंग में इंजरी हुई है, लंग का जो एल्वियोलर कैपिलरी वहाँ पे डैमेज हुआ है, सो कभी भी डैमेज होगा तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ डेट क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा और वो एक्टिवेट होगा तो ऑफकोर्स क्या करेगा, कुछ मीडिएटर्स, कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, है ना, वो एक्टिवेट होकर कुछ तो करेगा ना, जस्ट एक्टिवेट होकर थोड़ा देखेगा, मतलब कि वो केमिकल्स रिलीज करेंगे एंड दैट केमिकल इज नोन एज मेडिएटर्स। सो जैसे ही वो मेडिएटर्स रिलीज करेंगे तो तीन चीजें होगी। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा कि कैपिलरी परमिएबिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, फ्लूइड का लीकेज होगा इनटू द एल्वियोलाई। सो एल्वियोलर फ्लडिंग होगा, मतलब कि एल्वियोलाई में फ्लडिंग हो गई है, पानी भर गया है ना, प्लस और क्या होगा, जो सर्फेक्टेंट है उसका लॉस होगा, जो मैंने पहले बताया। सो एल्वियोलर फ्लडिंग हो गई है, एल्वियोलर में पानी भर गया है, प्लस सर्फेक्टेंट का लॉस हो गया है, जिसकी वजह से जो एल्वियोलाई है, जो एल्वियोलर है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गई है, मतलब कि उसकी वजह से क्या होगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट इज दैट। सेकेंड और क्या करेगा वो मेडिएटर्स, और क्या करेगा, जो हमारा एयरवे है, हमारा ब्रोंक्यूल्स, हमारा ब्रोंकस जो एयरवे है उसकी जो डायमीटर को क्या करेगी, कम कर देगी, क्योंकि वो मेडिएटर्स जो केमिकल रिलीज हुई ना, इन रिस्पॉन्स टू दिस केमिकल जो हमारा ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, उसकी जो डायमीटर है वो कम हो जाएगी। एंड जैसे ही आप खुद सोचो, अभी ये डायमीटर इतना था, जैसे ही वो कम होगा तो मतलब कि जो एयर जाएगा वो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंट हो गया ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एयरवे का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्लस जो लंग की जो कॉम्प्लायंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लंग कैसी हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगा। अब लंग स्टिफ हो जाएगा तो क्या होगा, अगेन जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग क्या होगा, बिकॉज ऑफ डेट मेडिएटर्स, ये जो केमिकल्स रिलीज हुआ है उसकी वजह से जो हमारे पल्मोनरी वेसल्स है, पल्मोनरी वेसल्स में भी इंजरी हुई, पल्मोनरी वेसल्स उस इंजरी, उस केमिकल के रिस्पॉन्स में क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन करेगा, मतलब कि जो पल्मोनरी वेसल्स है वो क्या करेंगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। सो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, ठीक है ना। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ तो क्या हुआ, जैसे कि ये हमारी एल्वियोलाई है ना, ये हमारी एल्वियोलाई है, यहाँ पे कैपिलरीज है, सो ये
वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ तो एक तो कम ब्लड यहाँ पे आएगा, है ना, कम ब्लड आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डेड स्पेस बढ़ जाएगा। सो डेड स्पेस बढ़ जाएगा, प्लस अब कम ब्लड आएगा, कम ब्लड आएगा तो कम ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, सो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, है ना, वैसे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम जा रहा है, सो क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट भी कम हो रहा है, प्लस डेड स्पेस भी इंक्रीज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ डेट अगेन क्या हो रहा है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो रहा है मतलब कि लंग्स का काम क्या था कि प्रॉपर गैस का एक्सचेंज करना, प्रॉपर जो वेंटिलेशन मेंटेन करना, वो जो लंग्स है प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मतलब कि एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन हो गया है, प्लस और क्या हुआ है, इंट्रा पल्मोनरी शंटिंग हो गई है, मतलब कि जो ब्लड एल्वियोलाई के पास आया भी है, जो ब्लड एल्वियोलाई के पास आया भी है, वो प्रॉपर उसमें ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब कि एल्वियोलाई का काम क्या था, एयर फिल्ड था, है ना, यहाँ पे हमारा ब्लड आया, सो प्रॉपर गैस एक्सचेंज हुआ, मतलब ब्लड से CO2 अंदर गया एंड एल्वियोलाई से O2 हमारे ब्लड में गया, दैट इज द प्रॉपर गैस एक्सचेंज हुआ। बट यहाँ पे एयर की जगह एल्वियोलाई में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड है, एंड सो फ्लूइड फिल्ड है, सो जो अगर लेट सपोज जो ब्लड आएगा भी, वो प्रॉपर गैस तो एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब विदाउट गैस एक्सचेंज हुई वो ब्लड चला जाएगा, सो दैट इज नोन एज इंट्रा पल्मोनरी शंटिंग हो जाएगी, है ना। सो लंग्स प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं कर पा रहा है, इंट्रा पल्मोनरी शंटिंग हो गई है, मतलब कि जो ब्लड आया भी है वो प्रॉपर ऑक्सीजनेट नहीं हो पाया है, सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सो क्या बोलेंगे उसको, हाइपोक्सीमिया बोलेंगे, है ना। सो हाइपोक्सीमिया होगा, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा पेशेंट में, सडनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, टेकिपनिया हो जाएगा, एंड जो SpO2 फॉल होने लग जाएगा, PaO2 फॉल होने लग जाएगा, एंड इन स्पाइट ऑफ गिविंग ऑक्सीजन, लेट सपोज आपने ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, आप ऑक्सीजन दे रहे हो, स्टिल पेशेंट का जो सैचुरेशन है, पेशेंट का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, सो दैट इज द क्लासिक साइन कि आपको आइडेंटिफाई मतलब पता चल जाएगा कि यस देयर इज चांस ऑफ कि ARDS हो सकता है, क्योंकि आप ऑक्सीजन दे रहे हो फिर भी पेशेंट का ऑक्सीजन इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जाके भी क्या करेगा, क्योंकि वहां पे पानी फिल्ड है ना, सो प्रॉपर एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगा, है ना। सो दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी। सो क्लिनिकल फीचर क्या होगा, सडन ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि ARDS है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, सो सडन ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, टेकिपनिया हो गया, मतलब कि फास्ट ब्रीदिंग होगा, एंड लो ऑक्सीजन होगा इवन आफ्टर गिविंग द ऑक्सीजन सप्लीमेंट, ठीक है ना। उसके अलावा क्रैकल्स आपको हर्ड होगा, ऑस्कल्टेट होगा, जब आप ऑस्कल्टेशन करेंगे तो आपको क्रैकल्स सुनने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि लंग्स में पानी भरा हुआ है इसलिए, ठीक है। उसके अलावा साइनोसिस भी हो सकता है, क्योंकि बेसिकली जो ऑक्सीजन है बॉडी में, हाइपोक्सीमिया हो रहा है, सो साइनोसिस भी हो सकता है, ठीक ना। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स। अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो एक आपको क्राइटेरिया याद करना पड़ेगा, दैट इज द बर्लिन क्राइटेरिया। सो बर्लिन क्राइटेरिया में ना 4 चीजें होती है, जैसे कि फर्स्ट इज द सडन ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सडन ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, टेकिपनिया होगा, सडन होगा, है ना, फर्स्ट। सेकंड थिंग क्या है कि चेस्ट एक्सरे करवाया एंड इसमें आपको क्या दिख रहा है, बाइलेटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग क्या है कि जब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और FiO2 का जब रेशो निकालेंगे वो लेस देन 300 आएगा। एंड फोर्थ क्या है कि अब्सेंस ऑफ लेफ्ट एट्रियल हाइपरटेंशन, मतलब कि अगर लेफ्ट एट्रियल हाइपरटेंशन अब्सेंस है, मतलब कि लेफ्ट एट्रियल में नॉर्मल प्रेशर है, इट मींस कि प्रॉब्लम कहाँ है, लंग्स में है, लंग्स की वजह से हो रहा है, मतलब कि ARDS है। बट अगर लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से पल्मोनरी एडिमा, है ना। सो अब्सेंस ऑफ लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, तो ये 4 हमारे बर्लिन क्राइटेरिया है फॉर डायग्नोज द ARDS, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हम ARDS की सिवियरिटी देते हैं, जैसे कि माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया और सीवियर हो गया। सो माइल्ड ARDS कब बोलेंगे, जब PaO2 और FiO2 का रेशो जो है वो लेस देन 300 होगा तो हम माइल्ड बोलेंगे। मॉडरेट कब बोलेंगे, जब लेस देन 200 होगा, और अगर लेस देन 100 होगा तो हम सीवियर ARDS बोलेंगे, ठीक है ना। सो ये हमारा डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट में क्या देना है। सो देखो ट्रीटमेंट में ना हम पेशेंट को क्या देते हैं, लो वॉल्यूम वेंटिलेशन। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पेशेंट को इन स्पाइट ऑफ गिविंग ऑक्सीजन पेशेंट का सैचुरेशन इंक्रीज नहीं होगा, हाइपोक्सीमिया करेक्ट नहीं होगा, तो मतलब कि ऑक्सीजन देने का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो मतलब क्या करना है, पेशेंट को इंट्यूबेट करना है। सो फर्स्ट इज पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे, पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखेंगे, एंड थर्ड थिंग कि जो वेंटिलेशन देंगे दैट इज द लो वॉल्यूम वेंटिलेशन देंगे। लो वॉल्यूम वेंटिलेशन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि नॉर्मली जो हम टाइडल वॉल्यूम देते हैं ना, जैसे कि पेशेंट को हम इंट्यूबेट किया, लेट्स सपोज नॉर्मल पेशेंट कोई और
और कुछ और कॉज है, हमने उनको इंट्यूबेट किया। जो हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम देते हैं, यू नो वेरी वेल कि हम 10 to 12 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम देते हैं। बट इन दैट ARDS पेशेंट में हम इतना टाइडल वॉल्यूम नहीं देंगे। हम कितना देंगे, हम 6 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट हम टाइडल वॉल्यूम देंगे। दैट इज नोन एज लो वॉल्यूम वेंटिलेशन। क्यों ये दे रहे हैं? क्योंकि जो हमारा एल्वेलाई है ना, बेसिकली हम बैरोट्रोमा को प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि लंग स्टिफ हो रखी है, लंग स्टिफ हो रखी है, प्लस जो एल्वेलाई है उसमें पानी फिल्ड है। सो इतना ज़्यादा वॉल्यूम आप और दोगे ना, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इतना ज़्यादा वॉल्यूम जाएगा तो लंग्स में और इंजरी हो जाएगी, है ना, क्योंकि लंग की कॉम्प्लायंस कम हो रखी है, लंग स्टिफ हो रखा है ना। सो इतना एल्वेलाई ओवर स्ट्रेच हो जाएगी, ऑलरेडी वो स्ट्रेच है बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड, है ना। आपने और ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज कर दोगे तो जो एल्वेलाई है ना वो क्या होगा, ओवर स्ट्रेच होगा, इंजरी होगी एल्वेलाई को। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रिवेंशन हम लो वॉल्यूम वेंटिलेशन देते हैं। प्लेट्यू प्रेशर है वो लेस देन 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O रखते हैं, और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो लेस देन 35 पर मिनट रखते हैं, और पीप हाई रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीप क्या है, आप सबको पता है, पीप इज द पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, मतलब कि एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन जो प्रेशर दिया जाएगा दैट इज द पीप। सो वो हाई रखेंगे सो दैट जो एल्वेलाई है वो प्रॉपर कोलैप्स ना हो एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, है ना। सो पीप हाई रखेंगे, वॉल्यूम कम रखेंगे, दैट इज द लो वॉल्यूम वेंटिलेशन फर्स्ट। सेकेंड थिंग क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना ARDS पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन देते हैं। प्रोन पोजीशन क्यों देते हैं, क्योंकि बेसिकली लंग्स में पानी भरा हुआ है, तो पेशेंट अगर सुपाइन लेटा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है, तो बाई द ग्रेविटी, क्योंकि ये जो पानी है वो ग्रेविटी के थ्रू जाएगा ना, सो वो डोर्सल लंग्स में जाके प्रॉपर ऐसे कलेक्ट हो जाएगा। सो हम प्रोन पोजीशन देंगे सो दैट जो ऑक्सीजनेशन है ना प्रॉपर इंप्रूव हो जाएगा, है ना। सो टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं। बट मैंने क्या बोला कि पेशेंट को हम इंट्यूबेट करेंगे, है ना, क्योंकि ARDS पेशेंट को बेसिकली इंट्यूबेट करना होता है, वेंटिलेटर पे रखने होते हैं। सो देयर माइट बी चांस कि पेशेंट को आप एक तो इंट्यूबेट कर रखा है, सेकंड आपने प्रोन पोजीशन दे दिया, तो क्या हो सकता है कि एक्सटुबेशन के चांसेस है, ट्यूब आउट हो सकती है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो आउट हो सकती है। सेकंड थिंग, ARDS का पेशेंट है, सेप्सिस भी हो रखा है, लेट्स सपोज सेप्सिस उसका कॉज है, तो मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा सिक है, तो ऑफ कोर्स मतलब पेरिफेरल वेन्स इतना मिल नहीं पाएगी, है ना। मे भी हो सकता है आपको आइनोट्रॉप्स देने होंगे, वैसोप्रेसर्स देने होंगे, तो बेसिक हो सकता है कि आपको लाइन डालनी होगी, आपको सबक्लेवियन जुगुलर में लाइन डालनी होगी, सेंट्रल लाइन डालनी होगी, तो आपने प्रोन पोजीशन दिया, सो देयर माइट बी चांस कि जो आपने सेंट्रल लाइन लगा रखा है वो भी आउट होने के चांसेस है। तो फर्स्ट इज कि एक्सटुबेशन का रिस्क है, सेकंड सेंट्रल लाइन आउट होने का रिस्क है, एंड थर्ड थिंग इज दैट कि ऑर्थोपेडिक्स इंजरी भी हो सकती है ना। सो ये कुछ हमारे इंजरी के चांसेस है इन प्रोन पोजिशनिंग में। सो फर्स्ट हमारा लो वॉल्यूम वेंटिलेशन, सेकेंड इज प्रोन पोजिशन, एंड थर्ड इज द ऑफ कोर्स वी हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। लेट्स सपोज निमोनिया है तो एंटीबायोटिक देंगे प्रॉपर, जो भी कॉज है उसके अगेंस्ट, है ना। अगर सेप्सिस हो रखा है सो अगेन एंटीबायोटिक, तो जो भी कॉज है बेसिकली कॉज को ट्रीट करोगे तभी आपको लाइक प्रॉपर हो पाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ इज द लेट्स सपोज अगर आपने पेशेंट को इंट्यूबेट भी कर दिया, आपने प्रोन पोजिशन भी दे रखा है, स्टिल पेशेंट का जो ARDS है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, सो लास्ट में क्या कर सकते हैं हम, एक्मो कर सकते हैं, दैट इज द एक्स्ट्रा कॉर्पियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। इसको हम हार्ट लंग मशीन भी बोलते हैं। हार्ट लंग मशीन बेसिकली क्या है, मतलब कि ये पेशेंट का सारा ब्लड बाहर जाएगा, बाहर एक मशीन होगी, पूरा ब्लड बाहर जाएगा एंड उसमें ऑक्सीजन जाएगा एंड CO2 उस ब्लड से रिमूव करेंगे एंड वो पूरा ब्लड वापस से अंदर आ जाएगा। सो दैट इज द हार्ट लंग मशीन, मतलब कि बाहर ही हार्ट और लंग का काम हो रहा है। बाहर जो लंग्स का काम है क्या, ऑक्सीजनेशन करना, कि ऑक्सीजन देना, CO2 लेना। सो वो काम कौन करेगा, मशीन करेगी, दैट इज द ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। दिस इज द मशीन काइंड ऑफ होता है कि यहाँ पे मशीन होती है, पूरा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है एंड वापस से बॉडी में आ जाता है। सो दैट इज द ECMO, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे एल्वेलाई में क्या हो रखी है, फ्लूइड फिल्ड है ना। सो और ओवर फ्लडिंग ना हो, सो बिकॉज ऑफ दैट हम ज्यादा ओवर हाइड्रेट पेशेंट को नहीं करते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड देते हैं। सो फ्लूइड काइंड ऑफ लाइक फ्लूइड प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है ना। सो लाइक अगर बहुत ज्यादा एक्सेस फ्लूइड है तो डायूरेटिक देने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा पेशेंट वेंटिलेटर पे, एंड आप खुद सोच सकते हो, लेट्स सपोज अगर पेशेंट M6 है, पेशेंट इज फुल्ली ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, एंड वो वेंटिलेटर पे है, तो सोचो कितना ज़्यादा काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है ना कि वेंटिलेटर पे है, ट्यूब वगैरह मुंह में वगैरह में है, सो वो हो सकता है कि वो ट्यूब बाइट करेगा, वो वेंटिलेटर के साथ फाइट कर सकता है ना। सो बिकॉज ऑफ डैट हम क्या दे सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस, मतलब कि
मसल्स को पैरालाइज कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम सिस्ट्रा क्यूरियम हो गया, रोक्यूरेनियम हो गया, वैक्यूरोनियम हो गया, सो ये सारे ड्रग्स देते हैं फॉर न्यूरोमस्कुलर पैरालाइज, सो दैट पेशेंट जो है वो ट्यूब के साथ बाइट ना करे, वेंटिलेटर के साथ फाइट ना करे, प्रॉपर अच्छे से ऑक्सीजनेशन हो, है ना। सो ये हमारा मैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कुछ वन लाइनर एमसीक्यू आ सकता है, जैसे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन ARDS, दैट इज द सेप्सिस। सेप्सिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि इनडायरेक्ट कॉज है। मैंने बताया था ना, एक डायरेक्ट कॉज एक इनडायरेक्ट कॉज। सो सेप्सिस क्या है? इनडायरेक्ट कॉज है। सो सेप्सिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन ARDS पेशेंट, ठीक है ना। सेकंड क्या है कि सडन ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर सेंट्रल लाइन इंसर्शन। किसी पेशेंट का सेंट्रल लाइन डाला है एंड एकदम से सडन ऑनसेट ऑफ क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, पेशेंट को टेकिपनिक होने लगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगा, डिस्पनिया होने लगा, तो हम क्या सोचेंगे? दैट इज द न्यूमोथोरेक्स की वजह से हुआ है, न्यूमोथोरेक्स की वजह से हुआ है। बट अगर सडन ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा आफ्टर मैसिव या फिर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, अगर सडन ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? आपके माइंड में आना चाहिए कि हो सकता है पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है ना। सो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो, हम पल्मोनरी एडिमा, मैंने क्या बताया था जब मैंने आपको पल्मोनरी एडिमा पढ़ाया था, दैट इज द कार्डियोजेनिक एंड नॉन कार्डियोजेनिक। सो देखो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो पल्मोनरी एडिमा होगा वो कैसा होगा? ट्रांसुडेटिव होगा, मतलब कि जो फ्लूइड होगा ना वो दैट इज क्लियर होगा, वाटरी होगा, मतलब कि एल्वुलाई के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होगा ना, डेट विल बी क्लियर एंड लिक्विड होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। सो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से कैपिलरी लीकेज होके एल्वुलाई में फ्लूइड का इकट्ठा हो गया है ना। बट यहाँ पे इन ARDS में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है वो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी की इंक्रीज होने की वजह से हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो फ्लूइड इकट्ठा होगा वो एक्सुडेटिव इन नेचर होगा, मतलब कि वो उसमें प्रोटीन होगा, थोड़ा थिक भी हो सकता है ना। सो एक्सुडेटिव होगा। इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एक्सुडेटिव होगा, ट्रांसुडेटिव होगा, और ARDS में एक्सुडेटिव पल्मोनरी एडिमा होगा, ठीक है। यहाँ पे ARDS में हमारा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो नॉर्मल होगा, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर क्या होगा? वो नॉर्मल होगा, क्योंकि जो कॉज है वो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं है, दैट इज द कैपिलरी परमेबिलिटी लीकेज की वजह से हो रहा है ना। सो यहाँ पे ARDS में हाई प्रोटीन पल्मोनरी एडिमा होगा, बट इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में लो प्रोटीन पल्मोनरी एडिमा होगा, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हुआ, ठीक है ना। एंड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ऑफ कोर्स आपको BNP क्या होगा? इंक्रीज रहेगा। बट इन ARDS में BNP का लेवल क्या होगा? वो नॉर्मल होगा। ये क्यों है? क्योंकि बेसिकली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो या फिर ARDS हो, बेसिकली हो क्या रहा है? पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। बट टू डिफरेंशिएट कि वो पल्मोनरी एडिमा का कॉज क्या है, वेदर इट्स ARDS, वेदर इट्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो ये सारे मतलब इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। दिस आर द मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेरॉइड्स नहीं देते, लाइक स्टेरॉइड्स देने का कोई काम नहीं है। इन ARDS में सर्फेक्टेंट भी नहीं देते हैं। मेन जो ट्रीटमेंट होता है हमारा, लाइक वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन देना होता है पेशेंट को, है ना। एंड लाइक लिमिटेड फ्लूइड्स वगैरह, ये सारे हमें मैनेजमेंट करना होता है ना। द मेन मैनेजमेंट इज द वेंटिलेटर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।